हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार बीएचआर शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश से संबंधित पढ़ा था। आज हम आगे के शासकों के बारे में पढ़ते हैं जो कि सल्तनत काल में गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए हैं। उनमें से हमने 3 को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, बाद बाकी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के कुछ वंशज होते हैं जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं, और कुछ एक बलबन भी आता है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान, जो इस प्रकार से मैंने ये पेन डाउन किए हैं, वो इस प्रकार से हैं। और कुछ इल्तुतमिश की पत्नियों को मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है जो इस प्रकार से हैं। आगे जो फिरोज शाह होता है वो शाह तुर्कान से होता है, जो इल्तुतमिश की पूर्व की पत्नी थी उससे। और रजिया सुल्तान और जो महमूद होता है वो कुतुबुद्दीन की बेटी कुतुब बेगम से होता है, जो इल्तुतमिश की पत्नी थी। नादिर बेगम जो एक तीसरी पत्नी थी, उससे मोइजुद्दीन बहराम शाह पुत्र होता है। और जो अलाउद्दीन होता है वो फिरोज शाह का बेटा होता है। इस प्रकार से इल्तुतमिश का नाती या पुत्र हो जाता है। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में। ये एक 5 से 6-7 महीने के लिए ड्यूरेशन में बनता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है, क्योंकि रजिया सुल्तान को ही पूर्ण रूप से वह शासक घोषित कर चुका था अपनी मृत्यु से पहले इल्तुतमिश। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ तुर्क अमीर और चहलगामी के सदस्य नहीं चाहते कि दिल्ली की गद्दी पर एक महिला शासिका बैठे। ऐसा सोच करके वो तुर्क अमीरों की सहायता से और जो फिरोज शाह की माता थी उसके षड्यंत्रों से और सुल्तान घोषित हो जाता है। कौन? फिरोज शाह 1236 ईस्वी में। लेकिन फिरोज शाह जो था वो एक अयोग्य शासक था। उसकी वजह से जो उसकी माता थी शाह तुर्कान, शक्ति वही चलाती थी, लेकिन वो क्रूरता रूपक शासक चला रही थी। इससे परेशान होकर के आम जनता भी परेशान थी। इसका फ़ायदा रजिया को मिल जाता है। रजिया आम जनता और तुर्क अमीरों का विश्वास जीत लेती है। इस विश्वास को जीत करके ये तुर्क अमीर और आम जनता विरोध कर देते हैं, और शाह तुर्कान को, जो एक क्रूर शासक महिला थी, शासक कह सकते हैं, शासक तो ये था बट ये इसकी सहायता कर रही थी, एज ए क्रूर शासक के रूप में सहायता कर रही थी। तो उस प्रकार से ये इसका विद्रोह कर देते हैं। शाह तुर्कान को बंदी बना लिया जाता है और फिरोज शाह की मृत्यु कर दी जाती है। इस प्रकार से 1236 ईस्वी में ही अगली शासिका रजिया सुल्तान हो जाती है। आम जनता एवं तुर्क अमीरों को विश्वास में लेकर यह सुल्तान घोषित हो जाती है। तो इसने अपना क्या कार्य किया और किस प्रकार से शासन को चलाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक याकूत नाम का व्यक्ति था, जमात-उद-दीन याकूत। उसने क्या किया कि रजिया ने इसको घुड़सवार का एक उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। जो घुड़साल हुआ करती थी उस समय, घुड़साल की एक वैल्यू हुआ करती थी, क्यों? वो सेना का एक मजबूत पक्ष हुआ करता था। तो उसका एक उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। और कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के इससे कुछ प्रेम प्रसंग भी हो गए, जिससे तुर्क अमीर और आम जनता में थोड़ा सा ईर्ष्या भाव का उदय हो गया था। इसी से नाराज होकर के या इसी से ईर्ष्या भाव को लेकर के तुर्क अमीरों ने, जो जिस समय भटिंडा पर, हम तवर हिंद जो बोलते हैं, भटिंडा पर शासन कर रहा था अल्तुनिया एज ए गवर्नर, जिसका इख्तियार-उद-दीन अल्तुनिया नाम था, वो गवर्नर था। उसको निमंत्रण किया कि आप दिल्ली पर आइए और यहाँ पर आकर के अटैक कीजिए और इसको जीत लीजिए, क्योंकि ये महिला जो शासिका है ये ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि लोगों को उसके कार्य पसंद नहीं थे। एक और कार्य करती थी रजिया सुल्तान, क्या करती थी कि वो पुरुषों के वेश में दरबार में आ जाती थी, कभी टोपी पहन करके। इस प्रकार से महिलाओं के वेश न अपना करके वो पुरुषों के वेश में आती थी। और पर्दा प्रथा जो हुआ करती थी, वो पर्दा प्रथा का उसने त्याग ही कर दिया था। इस प्रकार से लोग इससे पसंद नहीं थे। इख्तियार-उद-दीन अल्तुनिया क्या करता है कि दिल्ली पर अटैक करता है।
जिसमें याकूत की हत्या कर देता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के क्रम में रजिया सुल्तान क्या करती है कि अल्तुनिया से शादी कर लेती है। अल्तुनिया शादी करके भटिंडा चला जाता है, तबर हिंद में, भटिंडा में। उसी का मौका देख करके, जो खाली पीरियड जब दिल्ली पर कोई नहीं होता, तो उस समय बहराम शाह 1240 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि 1240 ईस्वी में इसका शासन यहाँ से हट गया, वो फ्री हो गए। लेकिन कुछ समय बाद अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली पर सत्ता हासिल करने के लिए वापस आते हैं और उस समय कहा जाता है कि कैथल के पास में डाकू उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है और जो कुछ वास्तविकता है वो ये है कि चहलगामी के सदस्यों का ये षड्यंत्र था। इस प्रकार से उनकी हरियाणा में जो कैथल है वो इस प्रकार से उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, जो कि डाकुओं ने कर दी थी। आगे पढ़ते हैं। नामात्र सुल्तान, ये जो मोइनुद्दीन जो बहराम था 1240 ईस्वी में दिल्ली का जो शासक बना था, वो क्या था, एक नामात्र का था केवल, क्योंकि चहलगामी सदस्य उस समय इतने मजबूत हो गए थे। जो चालीसा था, जो चहलगामी था, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, वो इतने मजबूत हो गए थे कि सत्ता पर उन्हीं का शासन सा हो गया था। तो ये नामात्र का सुल्तान रहा बहराम शाह, और वास्तविक जो संचालन थे वो चहलगामी हो गए। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने लाहौर के क्षेत्र में आक्रमण किया और 1242 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला शासक कौन आता है दिल्ली पर? अगला आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो इल्तुतमिश का नाती होता है और फिरोज शाह का पुत्र। 1242 से 1246 ईस्वी तक वो शासक रहता है। चहलगामी के सदस्य बलबन ने षड्यंत्र से गद्दी से हटा दिया। षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, अयोग्य ही था, तो इसको षड्यंत्र रचा, गद्दी से हटा दिया। फिर 1246 से 1266 ईस्वी तक आता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद था, वो रजिया सुल्तान का रियल भाई था। तो ये शांत स्वभाव का था। कहा जाता है कि कुरान की ये जो कुरान होती है उसकी फ़ोटो कॉपी करता था। उस समय जेरक्स मशीन तो थे नहीं, तो फ़ोटो कॉपी कैसे करता हुआ, एक कुरान देख करके दूसरी में हाथ से लिखता था, फिर उन्हें बेच करके शासन चलाता था और अपना गुजारा करता था। तो इसके समय में शासन जो साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इस प्रकार से सत्ता चहलगामी के हाथों में चली गई। जो चहलगामी थे वो सदस्य देख रहे हैं हम, चहलगामी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और शासकों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई। इस प्रकार से नसरुद्दीन जो महमूद होता है उसने क्या किया, जो बलबन था, अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। जो चहलगामी के सदस्य बलबन ने इसको दामाद बना लिया, अपनी पुत्री की जो शादी महमूद से कर दी। उसी क्रम में कब की? 1249 ईस्वी में, क्योंकि ये 1266 तक तो रहा ही है। तो 1249 ईस्वी में बलबन जो था चहलगामी का सदस्य, उसने अपनी पुत्री की शादी महमूद से कर दी। इससे खुश होकर के महमूद ने क्या किया कि उलूग खां की इसको उपाधि दे दी। अब उलूग खां क्या होता है आप समझ रहे होंगे। उलूग खां ये नया शब्द आ गया। उलूग खां का मतलब होता है कि एक अत्यंत शक्तिशाली सरदार, एक पराक्रमी सरदार। तो सेनापति के रूप में मान लीजिए, जिस तरीके से सरदार होता है वो पराक्रमी होना चाहिए, तो उसको क्या नाम दे दिया? उलूग खां। 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1266 ईस्वी में किसकी? नसरुद्दीन महमूद की। इसके पुत्र भी नहीं था, तो अगला शासक कौन बनता है? क्योंकि 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और पुत्र भी नहीं था, तो अगला शासक बन जाता है इसका ससुर, जो होता है बलबन। गयासुद्दीन बलबन से संबंधित अब पढ़ेंगे। 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। बलबन चहलगामी का सदस्य था, जो कि इल्तुतमिश ने चहलगामी का गठन किया था। तो आप सोच लीजिए शासक किस प्रकार का रहा होगा, क्योंकि वो खुद ही लड़ने वाला था और इस प्रकार से उसने कुछ कार्य किए जो हम अभी पढ़ते हैं। बलबन ने सत्ता कायम करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त से संबंधित है खून और लौह से संबंध है तलवार, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय कुछ विद्रोह होते थे और कुछ लुटेरे हुआ करते थे, तो उनको रौंद करके मारा जाता था।
किससे? तलवार से, जिससे खून निकलता था। तो ये बन गया रक्त और लौह की नीति। तो बलबन ने ये कार्य किया। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया। राजत्व का सिद्धांत का मतलब ये है कि उसने राजत्व के सिद्धांत में जनता को सुल्तान बनकर के ये समझाया कि ईश्वर ने ही मुझे राजा बनने के लिए भेजा है। ईश्वर ने ही मुझे राजा बनने के लिए भेजा है, तब मैं यहाँ पर राजा हूँ। उसने तथा जिल्ले अल्लाह अपने आप को घोषित कर दिया। जिल्ले अल्लाह क्या होता था? ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि। इस प्रकार से उसने अपने आप को जिल्ले अल्लाह भी घोषित कर दिया था। मदपान निषेध एवं नौरोज का उसने प्रारंभ किया। उसने दारू पीना बिल्कुल बंद कर दिया कि कोई दारू नहीं पिएगा, लिखकर नहीं पिएगा। और नौरोज जो एक फारसी त्यौहार है वो उसने आरंभ कर दिया। उसने सजदा तथा पैबोस प्रथा चलाई। पैबोस, सजदा प्रथा क्या है और पैबोस क्या है? सजदा में होता है कि सुल्तान के सामने घुटने के बल झुक करके सिर को, घुटने के बल बैठ करके सिर को झुकाना उसके सामने, तो ये प्रथा थी सजदा। और पैबोस में क्या था? पैबोस थी कि पेट के बल लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना, ये थी पैबोस। उसने तुर्कान ए चहलगामी समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा जो सरदारों का गठन किया था वो इसने यहाँ समाप्त कर दिया और नया सैन्य का केंद्रीकरण कर दिया, वो था अर्ज ए दीवान। तो अर्ज ए दीवान बनाया, जिसे मंगोलों के बलबन के समय में आक्रमण हुए थे उनसे बचने के लिए उसने अर्ज ए दीवान सेना का केंद्रीकरण कर दिया। वो अर्ज ए दीवान के नाम से जाना जाता है। स्वयं को राज्य की स्थिति से परिचित होने के लिए उसने गुप्तचर प्रणाली बनाई। उसने ये देखा कि कौन षड्यंत्र रचता है, कौन क्या करता है, इस प्रकार से कहीं शासन में चलाने में मुझे कठिनाई न हो, क्योंकि वो बहुत पहले से चहलगामी सदस्य था, तो उसको अनुभव था। उसने क्या किया? गुप्तचर प्रणाली बना दी। गुप्तचर प्रणाली के जो गुप्तचर होते थे उनको बरीद कहा जाता था। आगे पढ़ते हैं। बदायूं के क्षेत्र में, बदायूं का जो क्षेत्र था उसमें कुछ राजपूतों के गढ़ थे, उनको उसने नष्ट कर दिया। तो बदायूं के आसपास के क्षेत्र के राजपूतों के गढ़ों को उसने नष्ट कर दिया। द बलबन, बर्नी एक बात को कहते हैं, बर्नी ने इतिहासकार हैं बर्नी, उन्होंने लिखा है, बलबन कहता था कि जब मैं नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे तथा हाथ तलवार की ओर जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बलबन कितना क्रूर शासक रहा होगा और कितनी क्रूरता से उसने शासन चलाया होगा। 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और अगला कौन आता है शासक, तो आप थोड़ा सोचिए कि कौन शासक आता है 1287 ईस्वी में। 1287 ईस्वी में बुगरा खां होता है, वो बलबन का पुत्र होता है, जो बंगाल पर उस समय सूबेदार होता है बंगाल के क्षेत्र में। उसका पुत्र होता है कैकुबाद। कैकुबाद क्या होता है? 1287 में जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है तो वो शासक बन जाता है। उस समय वो चरित्र का सही और अपने गुणों में सही होता है, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था कि शराब यहाँ पे पीना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन कैकुबाद के समय में शराब शुरू हो गई। इससे स्त्री प्रसंग बढ़ गए और विलासता जीवन में लिप्त हो गया। अब क्या था कि जो दरबारी उस समय हुआ करते थे, जो बलबन के समय में, वो बलबन काफ़ी टाइट था और इसके जो दंड प्रणाली थी वो काफ़ी कठोर थी। तो उस हिसाब से जो सिस्टम था वो थोड़ा टाइट रहता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये विलासता में लिप्त हो जाता है और जो दरबारी भी होते हैं वो कैकुबाद का अनुसरण करते हैं, इस प्रकार से ये बात जब पता चलती है किसको? बुगरा खां को। तो बुगरा खां क्या करता है, उधर से समझाने के लिए, चाहे अपने पुत्र से ये पता चल रहा हो कि अब साम्राज्य समाप्त हो जाएगा दिल्ली में, तो सेना लेकर के एक अयोध्या के पास में, घाघरा नदी के पास में ये आ जाता है। जो राज्य की शक्ति क्या होती है कि निजामुद्दीन के पास चली जाती है। निजामुद्दीन भी जो कि कैकुबाद का सहायक था, कैकुबाद उसकी बात मानता था। तो निजामुद्दीन क्या करता है, कैकुबाद को और बुगरा खां को दोनों को मिलने नहीं देता है, लेकिन बाद में दोनों मिल लेते हैं और
कैकुबाद का जो पिता था बुगरा खां, वो मिलकर के साम्राज्य को थोड़ा बहुत चलाता है, लेकिन खास ज़्यादा चल नहीं पाता। उसमें क्या करता है, ये जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त कर देता है कैकुबाद। एक अयोग्य शासक था, खास उससे कुछ है नहीं, तो ये जलालुद्दीन जो खिलजी है उसको सेनापति नियुक्त कर देता है और कैकुबाद को लकवा मार जाता है। तो इस प्रकार से जो अयोग्य था, अब तो वो शासन करने के बिल्कुल योग्य नहीं रहा। और उसका पुत्र जो होता है आगे 1290 में ही लकवा मारता है, और कैकुबाद के बारे में इतना ही है, 1290 में ही। और इसका जो पुत्र होता है नाबालिग कैकुबाद का, कौन, क्यूमर्स जो पुत्र होता है वो मात्र नाबालिग होता है और 3 महीने के लिए शासक बनता है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 3 महीने बाद उसकी बंदी बना करके हत्या कर देता है। और खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी कर देता है, जिसमें खिलजी वंश में 5 शासक आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और इस प्रकार से, और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और सल्तनत काल के गुलाम वंश से संबंधित हमने पढ़ा। इस वीडियो में 2 वीडियो में हमने गुलाम वंश को कवर किया। इस प्रकार से ये वीडियो आपको किस प्रकार की लग रही हैं, और इसको पढ़ते रहिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए। जो भी आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।